नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। अगर आप बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में हैं और आपकी परीक्षा कल या परसों या 10 दिन बाद 5 दिन बाद लगी हुई है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बीएससी में या बीकॉम में या बीए में आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिए हुए हैं, पहला साल है, आप डरे हुए हैं कि गुरुजी हमको क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी। और कैसे पेपर आते हैं इसको लेकर के बहुत ज्यादा आपका मन भटक रहा है, भ्रम है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस आपके अगर लिखने वाला आएगा तो 3 टाइप का आता है। एक होता है अति लघु उत्तरीय जिसको 50 शब्दों में, एक होता है लघु उत्तरीय जिसको आपको 250 शब्दों में या 150 शब्दों में लिखना होता है, और दीर्घ उत्तरीय को 400-500 शब्दों में लिखना होता है। बेसिकली यही नियम होता है लिखने वाली परीक्षाओं का। और एक टाइप का पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसको लेकर के मैं ऑलरेडी मॉडल पेपर दे चुका हूं, आपने देखा होगा, और भी एक आध मॉडल पेपर मैं दे दूंगा। ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की अगर बात की है तो वो अलग टाइप की होती है, और लिखित परीक्षाओं की अगर बात की जाए तो लिखने वाली जो होती है वो कॉपी आपको मिलती है, उसमें आपको लिखना पड़ता है। आज का जो वीडियो है लिखने वाली वीडियो का है। अच्छा, लिखने वाली वीडियो जो होती है उससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार होते रहते हैं, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे डाटा को बताता रहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो जियोग्राफी बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि भौतिक भूगोल। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, और मैं आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को और उसके उत्तर को मैंने इस वीडियो के माध्यम से शामिल किया है। महासंग्राम महामैराथन रिवीजन क्लास है ये। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आपको जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, और ऐसे 8 इकाइयों से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें शामिल किया जाता है। उस क्लास को महासंग्राम रिवीजन क्लास या महामैराथन क्लास के नाम से जाना जाता है। आइए हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर नजर डालते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य आतप क्या होता है, फटाफट से आप बताने का। सूर्य आतप, आतप पर्यो प्रभात। आतप माने होता है आने वाला, आने वाली क्या, सूर्य की जो किरणें होती हैं, तो वही जो उष्मा आती है सूर्य से, उसी को क्या कहते हैं, सूर्य आतप कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य आतप जो होता है वो क्या होता है बेटा, देखिए समझिए। सूर्य अभिताप कह सकते हैं इसको, ठीक है, क्या कह सकते हैं, सूर्य अभिताप। और सौर या सौर ऊर्जा या सौर शक्ति, कुछ भी कहें, उस ऊर्जा को कहा जाता है जो प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में धरातल को प्रकाश की गति से एवं लघु तरंगों के रूप में सूर्य किरणों से प्राप्त होती हैं। इसे सौर विकिरण भी कहते हैं। यानी सौर विकिरण, सौर ऊर्जा, ये सब आपको सूर्यातप के द्वारा, सूर्य से किरणें आती हैं, जो किरणें आती हैं, और किरणें कैसे चलती हैं, किरणें तरंगों के रूप में, लघु तरंगों के रूप में आती है प्रकाश की गति के साथ। ठीक है, प्रकाश की गति 3 लाख जो है प्रति सेकंड के वेग से चलती है, और वो बंडलों में ऐसे घूर्णन, मतलब कि इस तरीके से किरणें जो होती हैं एक सीधी रेखा में नहीं आकर के, बल्कि एक बंडलों में ऐसे होकर के आती हैं। वो पृथ्वी पर आती हैं, पृथ्वी पर वो जो है धूल के कणों को विच्छेदित करते हुए पृथ्वी तक पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद पृथ्वी के धरातल से टकराती हैं और फिर उसे वो वापस लौटने का प्रयास करती हैं। और वापस लौटने पर क्या होता है, जो हमारे मार्ग में वायु में जो इसे आते वक्त उनकी गति तेज होती है, लेकिन जाते वक्त उनकी गति उतनी तीव्र नहीं होती है। क्योंकि ऐसे मान लेते हैं आपने एक गोली लिया बंदूक की और ऐसे उसको बढ़िया से दागा, किसी दीवार पर या किसी लोहे के छड़ से टकरा करके वह गोली जब पुनः वापस लौटती है तो उसकी वेग में गिरावट आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप एक बॉल को, जैसे अगर एक बॉल को आप ऐसे पटकते हैं, वो उछलता है गेंद, तो ठीक जितना तेज आपने पटका है, जिस गति से आपके हाथ से वो बॉल छूटी है पृथ्वी पर, उस गति से वो उछलती नहीं है, यानी उसकी गति थोड़ा डाउन हो जाती है। ऐसे में वो प्रकाश की जो उष्मा होती है वो वायुमंडल में ही कुछ रुक जाती है और कुछ निकल जाती है। तो जो रुक जाती है वो एक उष्मा उत्पन्न करती है, उसी को सौर उष्मा, सौर विकिरण या सूर्य आतप कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। महान जलवायु वेत्ता रहे हैं ट्रिवार्था। ट्रिवार्था कहते हैं कि सूर्य की विशाल ऊर्जा का मात्र 2 अरबवां भाग, यानी जैसे विशाल ऊर्जा जो सूर्य की है उसका मात्र 2 अरबवां भाग ही, यानी केवल उसका 2 अरबवां भाग, ठीक है, 2 अरबवां भाग सूर्य की हिस्सा का केवल भारत तक पहुंचता है। बहुत कम, बहुत ही महीन, बहुत ही, समुद्र से 1 बाल्टी जल, ऐसे समझे कि समुद्र में से 1 बाल्टी जल निकाल लिया तो पृथ्वी पर 1 बाल्टी जल के बराबर है, ठीक है, सूर्य का जो किरण होता है। ऊर्जा का मात्र 2 अरबवां भाग ही धरातल पर हवाओं और धाराओं को गतिशील रखता है। ठीक है, सूर्य से ताप का विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है, जो 1/220 से
1/6700 मिलीमीटर लंबी होती है तथा 1,86,000 मील, लगभग आपका 13 लाख, यानी इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। इसे सौर विकिरण या सूर्य आतप कहते हैं। ठीक है। केंड्रेव नाम के एक विद्वान है, वो कहते हैं कि सूर्य से वायुमंडल में निरंतर विकिरित ऊष्मा को सूर्य आतप कहा जाता है, जो वायुमंडल में फैल जाती है, जिससे हर एक गतिविधि चलायमान होती है। वायर्स नाम के एक विद्वान हैं, भूगोलवेत्ता, वो कहते हैं कि पृथ्वी की सतह पर प्रत्यक्षतः प्राप्त सौर विकिरण की दर को सूर्यातप कहते हैं, यानी कि जो सूर्य तप की दर, जो रेट होता है सौर विकिरण की, उसी रेट को हम सूर्यातप कहते हैं। ठीक है। तो सूर्यातप आपके समझ में आ गया कि ये क्या होता है। ऐसा अगर क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय के क्वेश्चन से परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वायुमंडलीय दाब से आपका क्या आशय है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, लघु उत्तरीय में भी आ सकता है, अति लघु उत्तरीय में भी आ सकता है। देखिए, वायुमंडलीय दाब से आपका क्या आशय है। वायुमंडलीय दाब अपने आप में एक चैप्टर है। अब इस चीज को जब मैराथन क्लास के माध्यम से आप देखते हैं तो तमाम सारी चीजों को एक ही वीडियो के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को कवर कर लेते हैं। ठीक है। तो आप ये मत बोले कि सिलेबस गुरुजी कवर नहीं हो रहा है या इतना ज्यादा सिलेबस कैसे पढ़ा जाए। उस सारे सिलेबस को हम मर्ज करके ऐसी वीडियो बना देते हैं जिससे बच्चे तुरंत पढ़ करके पेपर दे पाए। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें एवं अन्य तत्व भी पदार्थ ही हैं। पदार्थ में भार एवं भार के कारण दबाव की स्थिति पाई जाती है। इसी वायुमंडलीय दबाव को संक्षेप में वायुदाब कहा जाता है। ठीक है। वायुदाब क्या होता है, वायु में तमाम प्रकार के तत्व, तमाम प्रकार के पदार्थ होते हैं, जिनकी वजह से वायु का जो है वजन जो होता है वो बढ़ जाता है। पदार्थ में भार होता है और भार की वजह से दबाव की स्थिति पाई जाती है। वायु में जब तत्व ज्यादा होते हैं तो भार ज्यादा हो जाता है, यानी कि वायु जब ठंडी होगी तो उसमें तत्व ज्यादा होंगे, अतः वायु जो ठंडी होती है उसमें दाब ज्यादा होता है। तो वायु दाब जब ज्यादा हो जाता है तो वायु देखते हैं पृथ्वी पर नीचे आने लगती है, जैसे कोहरा वगैरह। इस समय वायु का दाबमान ज्यादा है, वायु दाब इस समय ज्यादा है, यानी कि जो एयर प्रेशर है वो इस समय ज्यादा है। वायु दाब कम कब होता है, कम होता है गर्मी के महीनों में। गर्मी में क्या होता है कि वायुमंडल गर्म हो जाता है। गर्म वायुमंडल के संपर्क में जो हवाएं चलती हैं वो भी गर्म ही रहती हैं। गर्म हवाएं हल्की होती है। इसका अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि एक अग्नि से निकलता हुआ धुआं ऊपर की ओर भागता है और जो चीज ऊपर जाती है उसका मतलब कि वो हल्की चीज है। ठीक है। और जिसका भी वजन होता है उसको पृथ्वी अपनी तरफ जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की वेग से पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ हर एक उन वस्तुओं को आकर्षित करती है जो कि पृथ्वी पर जो है पृथ्वी से निकलती हैं, जा रही होती है। आप एक ढीला को उठा करके ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, एक पत्थर को, उस पत्थर को पृथ्वी अपनी तरफ कितनी वेग से खींचती है। जैसे अगर एक हाथी को और एक चींटी को एक साथ 34 मंजिल की ऊंचाई से छोड़ा जाए तो वो एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेंगी। अब आप कहेंगे हाथी का वजन गुरु ज्यादा है और चींटी का वजन कम है, चींटी कैसे पहुंचेगी इतना जल्दी। तो पहुंचेगी ऐसे बेटा कि जैसे जब आप उसको छोड़ेंगे तो ये हवा जो होती है, हवा में जो उपस्थित कण होते हैं, यही सब उसको रोक लेते हैं चींटी को, और चींटी जो है ऊपर रह जाती है और हाथी जल्दी नीचे गिर जाती है। समझ रहे, हाथी को ऐसे आप वहां तक नहीं ले जा पाएंगे। आप समझें, मैं अगर आपको कहूं कि एक रिमोट है, ठीक है, मान लेते हैं, या ब्लैक कलर का एक रिमोट है जो जिससे टीवी चलती है, ये रिमोट है बेटा, ठीक है, और ये आपका पेन है। अगर हम इसको इतनी ऊंचाई से एक साथ अगर इसको छोड़ते हैं और यहां पर वायु नहीं मौजूद है, यानी कि एक होता है निर्वात, निर्वात माने जहां पर वायु ना हो, वायु के कोई भी तत्व ना हो, एक वैक्यूम हम बना लें, निर्वात का एरिया पूरा क्रिएट कर लें, और उस निर्वात में यानी जहां पर वायु ना हो वहां पर इन दोनों, ये यानी कि मान लेते हैं कि ये 100 ग्राम का रिमोट है और ये हमारा 30 ग्राम का पेन है। तो 100 ग्राम और 30 ग्राम की वस्तु को अगर एक साथ हम छोड़ते हैं, ये दोनों वस्तु यानी हवा ना हो तब की स्थिति में बता रहा हूं, तब की स्थिति में ये दोनों पृथ्वी पर एक ही वेग से 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की वेग से ये पृथ्वी पर एक साथ ही आकर के गिरेंगी। यानी जब ये गिरेगा तभी ये पेन गिरेगा, चाहे ये 300 ग्राम का हो चाहे ये 2 किलो का हो। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि कोई वजन मैटर नहीं करता यहाँ पर, क्योंकि जब हवा नहीं रहेगी, और हवा रहती तो क्या होगा, इसको हवा भी रोकेगी, इसको भी रोकेगी। ठीक है, तो क्या होगा, जो चीजें थोड़ा सा जैसे मान लीजिए ये थोड़ा सा नुकीला है तो तीव्र गति से आएगा, और थोड़ा सा जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वो हवा उसको रोकेगी तो थोड़ा देर में आएगा। जैसे एक कागज के पन्ने को अगर आप छोड़ते हैं पृथ्वी पर जाने के लिए छत पर से अपने, तो बहुत देर में ऐसे लहराता हुआ ऐसे गिरेगा, लेकिन अगर एक ढीले को या एक पत्थर को छोड़ दे तो तुरंत जाकर के नीचे गिर जाता है। ऐसे में हर वस्तुओं को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, और यही खींचातानी में ही आप देखते पानी भी बरस जाता है।
तो कहने का मतलब है कि वायु जो होती है वायु को भी पृथ्वी पर तरफ खींचती है, लेकिन चूंकि वायु इतनी हल्की होती है कि वो ऊपर भी उठ जाती है। जैसे वायुमंडल में जो वायु है उनका दाब अपना फिट है, लेकिन जैसे ठंडी वायु अगर कहीं से निकल रही तो वो नीचे आएगी, अगर गर्म वायु है तो वो ऊपर उठेगी। अग्नि से निकलता हुआ धुआं, आपके प्रेशर कुकर से निकली हुई सीटी से जो धुआं निकलता है वो ऊपर की तरफ भागता है। इसका मतलब यह है कि जो प्रेशर कुकर की जो सीटी है उससे जो धुआं निकल रहा है वो गर्म है, यानी कि उसका वायु दाब कम है। और जो हमारे ठंडियों में जो कोहरा गिरता है उसका वायु दाब ज्यादा है, कोहरे में पानी ज्यादा होता है इसलिए वो नीचे आता है, और वो ठंडा होता है इसलिए वो नीचे आता है। ठीक है, और चूंकि जब गर्म चीजें होती है तो वही चीजें ऊपर उठ जाती हैं। समझ में आ गई चीजें? यही चीज आपका आप चीजों बारिश में आप समझते हैं कि गर्म हवाएं जो होती है ऊपर उठती हैं, ऊपर ठंड हवाएं हैं उनसे जाकर के मिलती हैं, वाताग्र का निर्माण होता है और झमाझम संघनन होता है और बारिश होना शुरू हो जाती है। तो यह वायु के पदार्थ होने से उसकी भौगोलिक दशा की स्थिति है। वायु के विशाल विस्तार के कारण, जो कि हमारे चारों ओर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु फैली हुई है, उसमें निश्चित भार होता है। वायु में पृथ्वी की सतह तथा समुद्र तल से तल पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर वायु का भार 2.7 किलोग्राम होता है। इसी प्रकार समुद्र तल पर एक घन फुट वायु का भार लगभग में 1.25 औंस होता है। मनुष्य एवं सभी जीवों को वायु दाब का पता ठीक उसी प्रकार से नहीं चलता जिस प्रकार मछली को पानी के भार का पता नहीं चलता है। इस तरीके से एक मछली पानी में रहती है और उसको उसके पानी का भार पता नहीं चलता। पानी, मछली जो होती है पानी में रहती है, अब देखो उतना पानी ऊपर भरा हुआ लेकिन पानी अंदर से नीचे नीचे पानी में मछली तैर जाती है बहुत गहराई में, उसको पानी का भार का पता नहीं चलता है। लेकिन आप अगर जल की गहराई में बहुत नीचे तक चले जाते हैं तो आपको जल, आपका ऐसा शरीर फट जाएगा, इतना दबाव पड़ेगा पानी का। यहां तक कि मशीनें, मतलब बड़ी बड़ी जहाजें नीचे फट जाती, पनडुब्बियां फट जाती, बहुत गहराई में चली जाती, तो क्योंकि जल का दबाव ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही वायु का दबाव जो है, हमारे जैसे जल होता है ऐसे ही वायु है, लेकिन वायु की जो है वो है क्या नाम, सघनता वो कम है, वायु कम सघन है, इसलिए हमको महसूस नहीं होती। ऐसे ही मछलियों को पानी, उनको सघन कम लगता है लेकिन महसूस नहीं होती। अगर उसी मछली, मतलब उसी जल वाली मछली को हम जो है शहद वाले, उसमें शहद का एक बढ़िया तालाब हो, उसमें हम डाल दे तो वो जीवित नहीं रह पाएगी, या दूध वाले तालाब में डाल दे तो भी वो मर जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये कि वो अपने आप को भार मतलब महसूस होगा, उसका शरीर फट जाएगा ऐसे करके। एक जैसे तारकुल आप देखे तो तारकुल का जो द्रव्यमान वो होता है, सघनता वो ज्यादा होती है, मधु की ज्यादा होती है। ठीक है, जबकि जल की, दूध की, सभी की सघनता कम होती है, इसमें विरलता होती है, तो ऐसे में उसका अनुभव हमको नहीं होता। तो वायु जो होती है सबसे विरल माध्यम होता है, इसलिए वायु में हमको वायु का भार का पता नहीं चलता है, जैसे मछलियों को जल का पता नहीं चलता क्योंकि उसी में रहती है और डल चुकी है। अगला क्वेश्चन, वायु राशियां क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वायु राशियां क्या है? देखिए, वायु राशि वायुमंडल का ही एक अंश है। वस्तुतः वायु राशि वायुमंडल के उस विस्तृत तथा सघन भाग को कहा जाता है जिसमें विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज रूप में तापमान और आर्द्रता की अवस्थाएं एक समान होती है। यानी क्षैतिज मतलब क्या होता है, मान लेते कि 18 मतलब कि 5 किलोमीटर ऊपर का जो एरिया है वो एक प्रकार से कुछ एरिया, कुछ स्थान तक का विशेष, इसकी वायु गर्म होगी और इतने वेग से दूसरी दिशा में बहती है, वही वायु राशि होती है। जिस प्रकार वायु का तापमान, वायु का दाब यानी कि वायु का तापमान, टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर, वायु की आर्द्रता, वायु की आर्द्रता मतलब तो वायु में कितनी नमी है, कितना पानी है, उसी को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, दाब माने प्रेशर, ताप माने टेम्परेचर कितना है, कितना गर्म है वायु, दाब माने कितना वो वजन है, कितना वायु में कितना दबाव डालती है, आर्द्रता यानी कितनी नमी है वायु में। ठीक है, वायुमंडल की दशाओं को प्रभावित करती है। वायु का तापमान, वायु का दाब और वायु की आर्द्रता, ये किसको प्रभावित करती है? वायु की दशा को, मतलब वायुमंडल की सिचुएशन को प्रभावित करती है, इफेक्ट डालती है। उसी प्रकार वायु राशियों का भी उन पर प्रभाव पड़ता है, इस पर, वायुमंडल पर। हिंच ट्रिवार्था नाम के एक भूगोलवेत्ता कहते हैं कि वायु राशि वायु के उस विशिष्ट और विशाल पुंज को कहा जाता है, बहुत बड़ी एरिया, बहुत बड़ी एक राशि, जिसमें तापमान और आर्द्रता का वितरण क्षैतिज पट्टियों के समरूप पाया जाता है, यानी कि वो उसमें आर्द्रता, तापमान और दबाव समान रहता है। ऐसे विशाल वायु की राशि को हम, मतलब विशाल वायु के इकट्ठा को रहने को हम वायु राशि कहते हैं। वो किसी एक निश्चित दिशा में बहती भी प्रतीत होती है, तो वायु राशियां उसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो वाताग्र क्या है? मैंने आपको संघनन की प्रक्रिया में वाताग्र को समझाया कि जहां पर ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि यानी दोनों आपस में मिल जाती हैं, उसी एरिया को वाताग्र कहते हैं। और वाताग्र जहां पर होता है वहीं पर ठंडी और गर्म
वायु राशियां मिलती हैं जिससे जल की बूंदों का निर्माण होता है। जल की बूंदें कैसे बनती हैं, जैसे मान लेते हैं आप ये जैसे ये बोतल है, इस बोतल में ठंडा रहता है बेसिकली, ठीक है, आम वाला ठंडा का ये बोतल है, ठीक है, कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आप सोचेंगे प्रचार कर रहे हैं गुरुजी। तो ये जो है यहीं पर ये ठंडा बोतल आप निकाल कर फ्रिज से बाहर रखते हैं, तो चूंकि वायुमंडल का जो मतलब की तापमान है वो ज्यादा होता है और जो फ्रिज का तापमान है वो कम होता है, ठीक है। तो फ्रिज के तापमान से आप निकाल करके बोतल बाहर रखते हैं, फिर हवा चलती है और हवा चलने के बाद में जब बाहर रखते तो बाहर का वातावरण से ये ठंडा का जो बोतल है ये प्रभावित होता है। तो हवाएं आती हैं, जो गर्म हवाएं हैं वो इस ठंडे वाले बोतल से आकर के टकराती हैं, इस बोतल से आकर के हवाएं टकराती हैं। क्योंकि हवाएं गर्म है और बोतल फ्रिज से निकला है, यानी बोतल ठंड है, तो गर्म चीजें ये और ठंडा चीजें ये मिल गया, यहीं पर क्या होगा, इसी एरिया को आप वाताग्र कह लीजिए, गर्म राशि और जल राशि, यानी मान लीजिए ठंडी जल राशि है और गर्म जल मतलब की ठंडी जो है वायु राशि है और इधर से गर्म वायु राशि आ रही, दोनों आपस में इकट्ठा मिल गए, तो इस एरिया को हम वाताग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इस एरिया को वाताग्र कहते हैं। और जब ये टकराएगा इससे तो बोतल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि लगेगा आपको कि बोतल की जो अंदर का जो ठंडवा है वो ठंडवा बाहर निकल रहा है, लेकिन बेटा वो ठंडा बाहर नहीं निकलता है, जो हमारी गर्म हवाएं होती हैं जब इसी ठंडी हवाओं से टकराती हैं या ठंडी चीजों से टकराती हैं तो उससे क्या होता है, वो संघनन की क्रिया होती है, टकराने की क्रिया संघनन, गर्म चीजें जब ठंडी चीजों से मिलती हैं तो उसी प्रक्रिया संघनन कहते हैं और जल की बूंदें बन जाती हैं, और वही जल की बूंदें आपको लगता है कि बोतल के अंदर से निकल करके बाहर टपक रही हैं। आप कभी भी देखे होंगे ऐसे ठंडे का, आप जो है रिएक्शन कर लीजिएगा कि फ्रिज से निकालते हैं और गर्मी के महीने जब बाहर रखते हैं तो उसके ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी जम जाता है, तो पानी ठंडे के अंदर का पानी नहीं बल्कि बाहर की वायु जो होती वही वायु जो है पानी बन जाती है, ठीक है, समझ रहे हैं। यही होता है वाताग्र में भी। वाताग्र किसे कहते हैं, देखिए वाताग्र क्या है, वायु राशियों का लघु रूप वाताग्र कहलाता है। निर्वार्था कहते हैं कि वे ढलुआ सीमा पृष्ठ जो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों को अलग करते हैं या मिलाते हैं, असामान्य पृष्ठ अथवा वाताग्र कहलाते हैं। पीटरसन कहते हैं कि वाताग्र सतह अथवा धरातलीय सतह का प्रतिच्छेदन करने वाली रेखा को वाताग्र कहते हैं, जहां पर ठंडी और जो है गर्म वायु राशि के आपस में मिलन होता है, या ठंडी और गर्म वायु राशि जिस रेखा से अलग होती है उस रेखा को वाताग्र कह सकते हैं, ठीक है। मानसून का है भैया, यह समझो, समझने का प्रयास करेंगे। मानसून किसे कहते हैं, देखिए मानसून से आप क्या समझते हैं, देखिए मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है मौसम से लिया गया है। यह एक ऐसी हवाएं होती हैं जो वर्ष में अपनी दिशा मौसम के अनुसार बदलती रहती हैं। मानसूनी प्रदेशों में हवाएं प्रत्येक 6 माह में अपनी प्रवाहित दिशा के बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। यह पवनें गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानी जाती हैं और इन्हीं पवनों को सर्दियों में उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी यानी इधर से जाती उधर से आती, तो वही पवनें जो होती है अपनी दिशा बदल देती हैं, अपनी सब कुछ बदल देती है, तो वही चीजें यहाँ पर हो जाती है। अगला क्वेश्चन से, महाद्वीपीय मग्न तट किसे कहते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट किसे कहते हैं। देखिए महाद्वीपों के वह भाग जो समुद्र में डूब जाते हैं महाद्वीपीय मग्न तट कहलाते हैं। इनकी औसत गहराई 100 फैदम अथवा 200 मीटर यानी कि एक फैदम में 1.8 मीटर होता है, या 6 फीट आप मान सकते हैं, ठीक है। एक फैदम कितना होता है, 6 फीट के बराबर होता है, तो 100 फैदम के बाद मतलब के बराबर होते हैं लगभग में 600 फीट, ठीक है। तथा ढाल 1 डिग्री से लेकर के 2 डिग्री के बीच में ढाल रहता है महाद्वीपीय मग्न तट का। महाद्वीपों के मग्न तट इनके ढाल पर निर्भर करते हैं। अधिक ढाल वाले मग्न तट की चौड़ाई कम होती है और कम ढाल वाले मग्न तट की चौड़ाई अधिक होती है। महाद्वीपीय तटों पर यदि पर्वत मिलते हैं तो मग्न तटों की चौड़ाई कम हो जाती है और अगर मैदान मिलते हैं तो चौड़ाई बढ़ जाती है, ठीक है। परंतु भारतीय पश्चिमी तट इसका अपवाद रहा है, भारतीय पश्चिमी तट में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। आपको बता दो मग्न तट मतलब महाद्वीप और महासागर जहां पर मिलते हैं, ऐसे में उसी एरिया को, उसी तट को हम महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं जो समुद्र से जुड़ा हुआ है, समुद्र में कुछ पानी में के अंदर भी गया हुआ है, ठीक है। महासागरीय धाराएं क्या है, देखिए सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए जिस प्रकार महासागरीय धाराएं, तो समुद्र में जो धाराएं चलती हैं वो होती है, जिस प्रकार भूमि पर नदियों में पानी बहता है उसी प्रकार से महासागरों में भी कई कारणों से प्रवाहित होकर के विशेष दिशा एवं विशेष मार्ग में जब विशेष गुण वाला ठंडा या गर्म पानी बहने लगता है तो उसे जलधारा कहते हैं। धाराएं महासागर की सबसे महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और सभी सागरों में व्याप्त गति होती हैं। पृथ्वी के घूर्णन करने से, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर ऐसे से घूमती है उसकी वजह से समुद्र में हलचल होती है, उससे धाराएं उत्पन्न होती है।
मोकहाउस महोदय कहते हैं कि समुद्री जल धाराओं को परिभाषित किया इन्होंने और कहा कि महासागर के सतह की विशाल जलराशि की एक निश्चित दिशा में होने वाली, एक निश्चित दिशा होती है इसकी, और एक ठंडी जलराशि, गर्म जलराशि होती है। तो एक ठंडी या गर्म जलधारा होती है, एक निश्चित दिशा में उसकी गति होती है और सामान्य गति होती है, उसी को महासागरीय धारा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तरंग किसे कहते हैं? तरंग की अगर बात करें बाबू, तरंग, प्रश्न क्या है आपका? देखिए, तरंग किसे कहते हैं? पवन के सतह प्रवाह तथा अन्य शक्तियों के कारण सागरीय जल में संचलन या गति उत्पन्न होती है। इन शक्तियों के प्रभाव से कभी सागरीय जल आगे बढ़ता है तो कभी सागरीय जल पीछे हटता है। वह नदी के जल की तरह अपना स्थान नहीं छोड़ता, वरन सागरीय जल के आगे बढ़ने तथा पीछे हटने में सागरीय जल के कण अपने ही स्थान पर वृत्ताकार रूप में संचलन करते हैं। सागरीय जल के क्रमिक रूप से उठने तथा गिरने को तरंग कहा जाता है। ठीक है, जब क्या होता है बेटा, सागरीय जल जो होता है वो आगे बढ़ता है और पीछे हटता है। सागरीय जल के कण अपने ही स्थान पर वृत्ताकार रूप में संचलन करते हैं, तो सागरीय जल के क्रमिक रूप से उठने और गिरने, उठता है गिरता है, उसी को तरंग कहते हैं। ठीक है, महासागरीय निक्षेप किसे कहते हैं? निक्षेप माने होता है कूड़ा कबाड़ या मलबा। ठीक है, महासागरीय निक्षेप, निक्षेप माने होता है कूड़ा कबाड़ कचरा जो नदियां अपने साथ लाती हैं बहा करके और समुद्रों में जाकर के झोंक देती हैं, तो वही कूड़ा कबाड़ कचरा जाकर के समुद्र में नीचे जमा हो जाता है। उसी जमे हुए कचड़े को महासागर के अंदर, उसी को निक्षेप कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने कोई चीज खाया, कुछ भी किया, या मतलब कि नदियों में सब चीजें चली जाती बह करके। हमारे जितने भी घर के कूड़ा कबाड़ मल होते, नाले वाले होते शहर के, सब नदियों में जाकर के छोड़ देते हैं। नदियां क्या करती हैं? उनको बहा करती हैं, क्योंकि नदियां पवित्र इसलिए मानी, क्योंकि नदियों का जल इकट्ठा नहीं होता, तो बहते जल में प्रवाहित हो गई वो जितना भी कूड़ा कबाड़ था, मलबा था। और नदियां जब बाढ़ आती तो अपने स्थान से नदी का मार्ग बदल जाता है। नदियां अपने मार्ग में आने वाले समस्त चीजों को बहाती, तोड़ती फोड़ती निकल जाती है। बम 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 पानी बहता है खूब तीव्र गति से। तो ऐसी गति होती है कि भाई घर मिला, छप्पर मिला, खेत पात मिला, पेड़ पालो मिला, सबको उजाड़ते हुए नदियां निकल गई। मिट्टी उट्टी हुई, सब पत्थर तोड़ते हुए आगे बढ़ती गई। अब वो सब जितना जब तक वो लेकर के जाती हैं वो चीजें, और जाकर के समुद्र में उसको गिरा देती हैं। कुछ चीजें पृथ्वी पर ही छोड़ देती हैं, तो छोड़ने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। पृथ्वी पर छोड़ देती तो ऐसे में क्या होता है? डेल्टा का निर्माण हो जाता है, या और प्रकार की जैसे गार्ज वगैरह बन जाते हैं, या आप देखते हैं नदियों के पास ज्यादा चीजें होती है तो उससे गोखुर झील का निर्माण होता है। नदियां ऐसे सर्पिलाकार बहती हैं ऐसे, उससे गोखुर झील का निर्माण हो जाता है। गऊ के खुर के समान झील को गोखुर झील कहते हैं, तो गोखुर झील का निर्माण हो जाता है। ऐसे भैया नदियां जब अपने साथ कुल चीज बहाए के लेके जाती, तो जाए समुद्रों में सब जितना मलबा कूड़ा कबाड़ दुनिया भर के बहावत थी, सब लेके जाके समुद्रों में झोंक देती। यानी जितना भी नदी रहती है, सब नदियां समुद्र में जाकर के मिलती है, और समुद्र में जितना कूड़ा कबाड़ कचरा होता है सब उसी में जमा हो जाता है। नदी के कूड़ा कबाड़ छोड़ने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है, और जो चीजें नदियां छोड़ती हैं उसको निक्षेप कहा जाता है। इसी निक्षेपों के द्वारा ही जो है डेल्टा का निर्माण होता है। इसी निक्षेपों के द्वारा ही महासागरीय निक्षेप भी बनते हैं, जो महासागर के अंदर कूड़ा कबाड़ बसते हैं। अवसादी पदार्थों के जमाव को निक्षेप कहा जाता है, परंतु जब पदार्थों का जमाव महासागर की तली में हो जाता है, अंदरवा हो जाते हो भैया, अंदरवा मतलब कि इसे मानते समुद्र इतना गहरा है, मानते हमारे इतना जैसे 7 फुट का नहीं मानते 7 फुट गहरा समुद्र है, या बहुत गहराई समुद्र की 11,033 मीटर गहरा, लगभग 11 किलोमीटर गहरा है समुद्र। सबसे गहराई उसका नाम क्या है? मेरियाना ट्रेंच। 11 किलोमीटर गहरा समुद्र है, और पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग लगभग में 9 किलोमीटर ऊंचाई, 8,848 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट की चोटी। तो पृथ्वी पर एक तरफ तो ऊंची ऊंची चोटियां हैं और दूसरी तरफ गहरे गहरे गड्ढे हैं जो समुद्र के अंदर हैं। इसीलिए भूमि का ताप वो बना हुआ है संतुलन, इसी को भू संतुलन कहते हैं, आइसोस्टेसी। ठीक है, गहरा गड्ढा है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, तो आपस में सब मैनेज हो चुका है, इससे पृथ्वी संतुलित है। तो इन्हें महासागरीय निक्षेप कहते हैं। महासागरीय निक्षेप असंगठित अवसादी पदार्थों के बने होते हैं। यह पदार्थ महासागर में कई स्रोतों के द्वारा प्राप्त होते हैं। अतः प्राप्त स्रोतों, प्राप्ति स्थल और स्वभाव, परिवहन तथा वितरण के दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके महासागरीय निक्षेपों का वर्गीकरण किया जाता है कि भाई नदियों के द्वारा बहाए गए निक्षेप हैं या कहाँ से आए हुए निक्षेप हैं, अलग अलग प्रवाल द्वीपों की वजह से, किससे
अगला प्रश्न आपका, बायोम किसे कहते हैं? बढ़िया प्रश्न है, बायोम। प्रोफेसर सविंदर सिंह जो हैं बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं, खास करके भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल अगर आपको पढ़ना है विस्तार से और भौतिक भूगोल के बारे में खूब अच्छे से जानना है, आप अगर जियोग्राफी से नेट टीआरएफ की सोच रहे हैं या और भी आगे की सोच रहे हैं, तो आप प्रोफेसर सविंदर सिंह की पुस्तक या यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो प्रोफेसर सविंदर सिंह की पुस्तक आपके लिए उपयुक्त रहेगी। यूपीएससी लेवल के लिए हो चाहे बीए के लेवल की, बीए से बहुत एमए करना हो, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देना हो तो आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रोफेसर सविंदर सिंह का मत है कि जब पारिस्थितिकी के अंतर्गत समस्त प्राणियों तथा पादपों, पादप माने क्या होता है, जितने भी वनस्पतियां हैं, प्राणी मतलब कि जीव जंतु का सम्मिलित रूप अध्ययन करते हैं हम, जब पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी के अंतर्गत समस्त प्राणियों और पादपों का सम्मिलित रूप से अध्ययन यानी स्टडी करते हैं तो उसे हम बायोम या अंग्रेजी में, हिंदी में जीओम, अंग्रेजी में बायोम कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि बायोम के अंतर्गत प्रायः स्थलीय भागों के समग्र प्राणी तथा पादप समुदाय को ही सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि सागरीय बायोम का निर्धारण करना बहुत कठिन है, क्योंकि सागर में कितने जीव जंतु वनस्पतियां हैं इसका पता वैज्ञानिक अभी तक नहीं लगा पाए हैं। अतः हम बायोम की जब बात करते हैं तो हम केवल स्थलीय भागों के जीव जंतुओं और वनस्पतियों की बात करते हैं, समझ रहे हैं? तो उसी को बायोम कहते हैं, जीवोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, उत्पादक तथा उपभोक्ता का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक जैसे मान लेते हैं उत्पादक घास फूस हो गया आपके उत्पादक हैं, हरे पौधे जितने हैं वो सब उत्पादक हैं। और उत्पादकों को कौन खाता है? उत्पादकों को उपभोक्ता ग्रहण करते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, और चौथा होता है आपका, तीसरा होता है अपघटक। उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता और तीसरा कौन सा होता है? अपघटक। अपघटक, उत्पादक वे तत्व होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि हरे पौधे या पेड़ पालो जितनी वनस्पतियां होती हैं अपना भोजन स्वयं बनाती, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ये अपने भोजन के लिए स्वतः मतलब खुद पर ही डिपेंड होती, खुद पर ही निर्भर करती है, जबकि उपभोक्ता इन उत्पादकों पर डिपेंड करते हैं। और अपघटक जो होते हैं छोटे मोटे जीव, जैसे कवक हो गए या पैरामेसियम हो गया, अमीबा, वो छोटे जीव जो होते हैं बहुत महीन महीन, वो जो बॉडी को सला गड़ा देते हैं, ठीक है, ये सब चीजें। तो उपभोक्ता जैसे मान लेते हैं घास है, तो घास क्या है? उत्पादक है। घास को बकरी चर देती है, बकरी खा लेती है, तो बकरी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। बकरी को भेड़िया, बकरी को मनुष्य खा लेता है काट करके, मनुष्य द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। और मनुष्य को बाघ ने खा लिया तो बाघ कौन हो जाए? बाघ जो होगा वो तृतीयक उपभोक्ता कहा जाएगा। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये उपभोक्ता हो गए। और इनके सड़ी गली बॉडी को कौन खत्म कर देता है? वो होते हैं अपघटक कहे जाते हैं। ठीक है, उत्पादक, इसके अंतर्गत हरे पौधे तथा वह सभी पादप आ जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें क्लोरोफिल मिलता है जिससे वह भोजन का निर्माण करते हैं। उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता उन्हें कहते हैं जो पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसमें तीन श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वह उपभोक्ता आते हैं जो उत्पादकों से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि जो उत्पादक होते हैं घास फूस या जो है केवल शाकाहारी होते हैं या पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। द्वितीय श्रेणी में मांसाहारी उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया जाता है, यानी सर्वाहारी, जो घास फूस भी खा लेते हैं और मांस भी खाते हैं। यह प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग करते हैं और ये उत्पादक भी खा लेते हैं, जैसे मनुष्य जो है वो बकरी को भी खा लेगा और वो गेहूं चावल भी खा लेगा। तृतीय और अंतिम उपभोक्ता वह होते हैं जो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों ही प्रकार के विशेषता रखते हैं, जिन्हें सर्वाहारी उपभोक्ता भी हम कह सकते हैं। तो सर्वाहारी उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता को भी कहते हैं और सर्वाहारी कभी कभी द्वितीय उपभोक्ता भी होते हैं। ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी भी हो सकते हैं, सर्वाहारी सिंह जो है आपका तृतीय उपभोक्ता में आता है। इसको लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से मतलब की मत बताए हैं, अपने अपने हिसाब से किया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भैया ये SIR का एक फार्म आवा है 3 दिन से, मतलब 4-5 दिन पहले से ये दे गए थे हमारे घर पर के, तो मतदाता से नाम याद आया। तो टीचर पहले क्या, टीचर जितने भी सरकारी टीचर हैं सबको टेंडर मिल गया है, घर घर घूम रहे हैं। ठीक है, और भरवाना क्या पड़ता है, सब परेशान है, जितने टीचर हैं जनता सब SIR का फॉर्म भर रहे हैं। मैंने तो भर दिया भाई, SIR का पूरा फॉर्म भर दिया। 2003 की लिस्ट वगैरह देख करके उसमें पूरा भरना पड़ता है, अगर आपका नाम है तो बड़ा जबरदस्त है भरने के लिए। आप यूट्यूब पर देखिए बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है, मैंने तो भर दिया भाई। मैंने कम से कम नहीं तो 25-25 SIR फार्म का भर करके अपने गांव वगैरह के जो नहीं समझ पाए सबकी का भैया भरा हूँ। सभी लोग आए, गुरुजी बताइए कैसे भरा जाएगा, क्या होगा कैसे नहीं होगा,
ठीक है, मैंने सबका भरवा दिया भाई, जो जो हमारे पास है सबका भरवा दिया, अपने घर का सबका भर के हमने दे दिया। अगला क्वेश्चन आ चुका है, जैविक अनुक्रमण की परिभाषा दीजिए। देखिए, जैविक अनुक्रमण को एक ऐसी स्थिति माना जाता है जिसके कारण किसी स्थान पर निवास कर रहे जैविक समुदाय या उस स्थान पर कहीं और से विसरण द्वारा प्राप्त जैविक समुदायों को वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ने पर परिवर्तन आने लगते हैं, इसी को जैविक अनुक्रमण कहते हैं। इस परिवर्तन में वह जैविक समुदाय, जंतु या पादप कोई भी हो, कोई वनस्पति हो चाहे कोई जीव जंतु हो, जो इस प्रकार से परिवर्तित प्रक्रिया के साथ यदि स्वयं को परिवर्तित कर लेते हैं तो वह जीवित बचते हैं। अगर वो स्वयं को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं तो मृत्यु उनकी हो जाती है। जैसे डार्विन और लैमार्क का आप सिद्धांत देखे होंगे, जैविक उत्पत्ति का सिद्धांत या जैविक विकास का सिद्धांत। उसमें उन लोगों ने ही कहा कि जिन्होंने प्रकृति के साथ अपने आप को कन्वर्ट कर लिया वो तो बच गए, और जिन्होंने प्रकृति के हिसाब से अपने आप को सेट नहीं किया वो मर गए, उनका प्रकृति इलिमिनेशन कर देती है। अगर प्रकृति के हिसाब से आपने तदात्म में स्थापित कर लिया तो चीजें बिल्कुल सेट हो जाएंगी, लेकिन अगर आपने तदात्म नहीं स्थापित किया तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है और वो चीजें आपके समझ में नहीं आई। ठीक है, जंतु तथा पादप जो इस परिवर्तन की प्रक्रिया के साथ यदि स्वयं का परिवर्तन कर लेते हैं तो जीवित रह जाते हैं, अन्यथा शेष समाप्त हो जाते हैं। जो जैविक समुदाय जीवित रह जाते हैं उन पर बाद में होने वाले अनेक प्रकार के परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे ही जैविक अनुक्रमण का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, ओडम कहते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले जैविक समुदायों में होने वाले परिवर्तनों की क्रमिक प्रक्रिया जैविक अनुक्रमण की प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न, पादपों के विसरण को स्पष्ट कीजिए। देखिए, पौधे एक ही स्थान पर स्थायित्व रखते हैं। पौधे स्वतः गतिशील नहीं होते, वरन इन्हें गति बाह्य तत्वों के द्वारा प्रदान की जाती है। अपने जन्म स्थान के अलावा अनियंत्र पौधों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को पादपों का विसरण कहा जाता है। इनका अनियंत्र स्थान पर उगना बीजों का विसरण के द्वारा ही संभव है। एक बीज जाकर के किसी दूसरे स्थान पर हम उसको फेंक दें, विसरण ये होता है, यानी पौधे एक ही स्थान पर स्थायित्व रखते हैं। कुछ ऐसे पौधों की क्वालिटी होती है जो किसी विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं, लेकिन जब उन्हीं पौधों के बीजों को हम अलग स्थान पर जाकर के उसके हम हिसाब से बो देते हैं तो वही जो है पौधों मतलब पादपों का विसरण कहा जाता है। तो पौधे स्वतः गतिशील नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें बाह्य तत्व के द्वारा, मनुष्य जो होता है वो इसको ले जाकर के किसी दूसरे स्थान पर जाकर के इसका मतलब किसको बोता है और इस तरीके से वो उसी का विसरण हो जाता है पादपों को। इस तरीके से आपने बहुत सारी चीजों को जाना। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट का तमाम प्रकार का पीडीएफ नोट्स आपका यूनिट 1, 2, 3, 4 और साथ ही साथ में कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगी लिखित परीक्षा की, ऑब्जेक्टिव परीक्षा की। ऑब्जेक्टिव वाली परीक्षा बहुत कभी भी विश्वविद्यालय में होगी, तो ऑब्जेक्टिव की दोनों टाइप का मैं आपको दूंगा। जिनको जुड़ना जुड़ सकते हैं 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ध्यान रखिए, अगर आपको जुड़ना है तो ही एसएमएस करेंगे, आपके फायदे के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, बिना मतलब के एसएमएस नहीं करना, क्योंकि बिना फीस के आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, ना ही क्लास से जोड़ा जाएगा, ग्रुप से जोड़ा जाएगा। मात्र 100 रुपए फीस रखी गई है, एक सब्जेक्ट की नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट की फीस इतनी कम मैंने रख दी है। तो आप इसमें ज्यादा ये ना कहेंगे गुरुजी ये नहीं है वो नहीं है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हैं अपने सेमेस्टर के नाम। प्रथम सेमेस्टर में आप लिख करके भेजिए गुरुजी हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, हमारा पेपर लगा हो। पेपर आपका कल लगा हुआ है, आज भी आप कोर्स ले सकते हैं, 10 दिन बाद है तो भी ले सकते हैं, 5 दिन बाद है तो भी ले सकते हैं। ठीक है, आप कोर्स कभी भी प्रदान ले सकते हैं। और जब आप लेंगे तो आपके पास ऐसे ऐसे पीडीएफ में भेज दूंगा, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, उन सभी की पीडीएफ को आप पढ़ करके चले जाएंगे, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और जो पीडीएफ होंगे वो सारे पीडीएफ आपको यूट्यूब पर नहीं दिखते हैं। ठीक है, वो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, और आपके जैसे कैसे जुड़ेंगे, जैसे आप एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर, हम आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजेंगे, उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। आपका प्रथम सेमेस्टर का पूरा तैयारी सभी सब्जेक्ट का हो जाएगा। आपके 2 या 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, ठीक है, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, अरे इसके आपके 4 या 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं तुरंत एसएमएस करके जुड़ जाए। ठीक है, 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई। लेकिन जो बच्चे हमारे चाहते हैं कि गुरुजी हम फर्स्ट सेमेस्टर भी आप ही से पढ़ेंगे और सेकंड सेमेस्टर भी हमको आप ही से लेना है, यानी एक साथ हमको आपको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर लेना है, तो वो बच्चे जुड़ सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं। हालांकि सेकंड सेमेस्टर का भी आपके लिए व्यवस्था हो चुकी है, अगर आप चाहें तो अभी फीस जमा करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं।
जैसे ही आपकी जनवरी से क्लास स्टार्ट होगी आपको सेकंड सेमेस्टर में भी आपके लिए जोड़ दिया जाएगा। 6 महीने तक आप उसमें जुड़े रहेंगे और आराम से पढ़ते रहेंगे शुरू से क्लासेस। तो अगर आपको फर्स्ट एंड सेकंड एक साथ देना है तो अभी आपके लिए लेंगे तो पहला सेमेस्टर का फीस भी आपका और सेकंड सेमेस्टर दोनों का अगर मिला करके लेंगे तो केवल 150, और नहीं तो वैसे अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर का लेंगे तो 100 रुपए पड़ेगा, और आप बाद में भी अगर आप सेकंड सेमेस्टर का 100 बाद में लेंगे तो भी 100 रुपए ही फीस लगेगा सभी सब्जेक्ट का। तो ऐसे में आपका 200 रुपए खर्च हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपका केवल 150 रुपए लगेगा जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, लाइव क्लास की लिंक भी मिलती रहेगी ग्रुप में, प्लस में वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर तमाम सारे आपको मिलते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट सबसे पहले सभी चीजों की आपकी क्या मिलेगी, प्रैक्टिस सेट, आपको सभी सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगी। रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सब कुछ आपको मिलता रहेगा मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में एक सेमेस्टर का, और 150 रुपए में दोनों सेमेस्टर का मिल जाएगा। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं 150 वाला कोर्स, मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट जो रहेगा यही रहेगा। अपने घर में फीस आप किसी दूसरे से जमा करवा सकते हैं, कोई घर में चलाता हो, आपका कोई हित मित्र चलाता हो, आप उसको नगद पैसे दे दीजिए, आप उससे फीस जमा करवा दीजिए। आपके जैसे आप स्कैनर होता है, जैसे गूगल पे, फोन पे चलाते हैं तो आप स्कैन करेंगे, तुरंत आप उस पर नाम दिखाएगा, आप तुरंत जो है सेंड कर देंगे। ठीक है, आराम से आप पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आगे देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है मैराथन क्लास है, ये इसमें सभी यूनिट के सभी क्वेश्चंस को शामिल किया जा रहा है, और मैं जरूर छोटे प्रश्नों के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, लेकिन ये छोटे प्रश्न ही आपके लिए दीर्घ उत्तरीय का काम करेंगे। मैं इतने जबरदस्त तरीके से आपको समझा रहा हूं, ऐसा लेक्चर आपने पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं देखा हो जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपकी अपनी भाषा में, सरल भाषा में, ऐसा कोई दूसरा आपको नहीं बताने वाला। ठीक है, चले पहला प्रश्न। ऐसे तमाम हो गया आपका पहला प्रश्न, इस दृष्टि से मैं पहला प्रश्न बता रहा हूँ, चूंकि जो है यहाँ पर मैंने जो रखा तो तमाम चीजें हैं। देखिए इसमें क्या है, भूपर्पटी के नीचे का भाग, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन ये इसको मैं समझाऊंगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका इसको लघु उत्तरीय भी बना करके लिख पाएंगे और दीर्घ उत्तरीय के लिए भी आप तैयार हो पाएंगे। आपको थोड़ा बहुत चीजें याद रहेंगी तो आप बना करके आप दीर्घ उत्तरीय लिख सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैं सभी यूनिट के जो सभी क्वेश्चन है, सभी टॉपिक को मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ इसी वीडियो में। भूपर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। इसमें पृथ्वी का अधिकांश आयतन पाया जाता है। इसका औसत घनत्व 4.5 है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह भाग भारी चट्टानों से निर्मित है। इस भाग में सिलिकेटों की अधिकता पाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम और लोहा धातु भी मिलती है। इस भाग में प्राथमिक तरंगों की गति 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्थान पर 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। मेंटल की मोटाई पृथ्वी के अर्धव्यास से आधी यानी कि 3000 किलोमीटर की है। मेंटल, भूपर्पटी यानी क्रस्ट जिसको कहते हैं, और क्रोड यानी कि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के तीनों पार्ट है। जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, इसमें पृथ्वी का जो है आपका केंद्र है। इसी केंद्र से अगर हम पृथ्वी के ऊपर वाला भाग को इसको निकाल देते हैं, ये वाला पार्ट, तो इसको ऐसे निकालते हैं। ठीक है, इस पार्ट को हमने निकाल दिया, ये पृथ्वी का एकदम से गहरा भाग है, और ये जो पृथ्वी का है भूपर्पटी, तो इसको 3 भागों में बांटते हैं। इसको कहते हैं बेटा क्या, इसको कहते हैं भूपर्पटी। ठीक है, भूपर्पटी बोलो, भूपर्पटी बोलो, या फिर इसी को क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बीच वाला जो भाग होता है इसी को मेंटल कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसको मेंटल कहा जाता है। और जो नीचे वाला भाग होता है इसी को हम क्रोड कहते हैं या कोर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो आंतरिक, अब इसी को आंतरिक कोर और मध्यम कोर जो है मेंटल को भी ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, भूपर्पटी का ऊपरी भाग और निचला भाग, इस तरीके से इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं आप। बहरहाल पृथ्वी के अंदर भूपर्पटी मेंटल जो क्रस्ट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को सियाल कहते हैं। ठीक है, SIAL, सियाल इसलिए कहते हैं क्योंकि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से पूरी की पूरी परत बनी हुई है। यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्व की अधिकता है। ठीक है, सुरेश महोदय ने बताया। और दूसरा जो मेंटल है, मेंटल में कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मेंटल में जो हमारे तत्व पाए जाते हैं बाबू, वो पाया जाता है कौन सा, मेंटल में पाया जाता है सीमा। सीमा माने क्या होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो होता है मेंटल में पाया जाता है। और जो क्रोड होता है बेटा, क्रोड की अगर बात की जाए, क्रोड की अगर बात करें हम, क्रोड में क्या पाया जाता है बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करें। क्रोड में क्या पाया जाता है, क्रोड में पाया जाता है बाबू, क्या पाया जाता है क्रोड में, क्रोड में आपका पाया जाता है क्या, क्रोड में क्या पाया जाता है, क्रोड में आपका पाया जाता है क्या, जैसे सियाल, सीमा और निफे, NiFe यानी कि निफे। ठीक है, यानी कि निकल और फेरस की अधिकता यहाँ पर खूब अधिक मात्रा पाई जाती है। ये होता है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ऐसे आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला क्वेश्चन पूछेगा तो भी आप इसको बता पाएंगे। वही मेंटल हो गया आपका। अब भूपर्पटी यानी क्रस्ट के बारे में समझें आप। देखिए
भूपर्पटी क्या है? क्रस्ट। देखिए पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी अथवा क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, क्रस्ट की मोटाई गहराई, यानी मोटाई को गहराई कहते हैं, उसके संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपों के नीचे 50 किलोमीटर तक है, यानी महाद्वीप के, यानी कि यहाँ से, जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी मैं पृथ्वी को अगर खोदूं यहाँ से, तो पृथ्वी खोदूं तो 50 किलोमीटर जो है पृथ्वी महाद्वीपों के नीचे, नहीं हमारे यहाँ नीचे 50 किलोमीटर का जो गहरा एरिया है वो होता है, और महासागरों के नीचे देखेंगे तो 5 किलोमीटर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडसी और जियोफिजिक्स के अंतर्गत शोध परियोजना के परिणामों के अनुसार इसकी मोटाई 30 किलोमीटर बताई गई तथा अन्य स्रोतों के अनुसार 100 किलोमीटर की गहराई जो होती है वो इसकी भूपर्पटी की होती है। यानी पृथ्वी के ऊपर वाले भाग से अगर हम खोदना शुरू करें और 100 किलोमीटर गहराई तक खोदते चले जाएं तो ये आपका 100 किलोमीटर तक गहरा वाला एरिया पृथ्वी के ऊपर वाला, इसी इतनी मोटी लेयर को हम भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, जितना मोटा मैंने आपको बताया नहीं था, ये मोटाई, ये क्रस्ट वाली मोटाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेकर के जो दूरी है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ब्लैक कलर का मैंने दिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? कुछ ने कहा कि 30 किलोमीटर की मोटाई है, कुछ ने इसी को कहा कि भाई 100 किलोमीटर की है, कुछ ने कहा कि भाई अगर समुद्रों में से खोदेंगे तो 5 किलोमीटर बचेगा, अगर महाद्वीप से खोदेंगे तो 50 किलोमीटर गहरा खोदेंगे। इसकी मोटाई की बात, यानी इतनी मोटाई की बात है। ठीक है, ऐसे इसकी मोटाई भी होती है और ऐसे इसकी मोटाई भी होती है, थोड़ा आगे पीछे होकर के। ठीक है, तो भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर भूपर्पटी के 2 भाग किए गए हैं, ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी। ठीक है, आगे देखेंगे। इन दोनों भागों में भूकंपीय लहरों की गति में अंतर पाया जाता है। वैसे यह मान्यता है कि भूपर्पटी की रचना एक ही प्रकार के पदार्थों से हुई है। घनत्व में अंतर, दबाव के कारण, इसी कारण भूकंप तरंगों की गति में भी परिवर्तन होता रहता है। अगला प्रश्न आपका है मोह असंबंधता। इसी क्रस्ट के बीच में, इसे क्रस्ट और मेंटल के बीच में, मेंटल और क्रोड के बीच में जैसे जो बदलाव होता है विशेषताओं का, उसी के बीच में जो है ये असंबद्धता पाई जाती है। यहाँ से पृथ्वी की जो है क्वालिटी में चेंजमेंट होता है पृथ्वी के उसमें परतों में। क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। निचले क्रस्ट में पी की 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति बढ़ करके 7.9 किलोमीटर से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इस तरह क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य एक असंबद्धता देखने को मिलती है, जिसको आप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसका सीजन होता है, जिसकी खोज सर्वप्रथम 1909 में मोहोरोबिकिक नाम के विद्वान ने किया था, इसीलिए इसको मोहोरोबिकिक असंबद्धता कहते हैं। या शॉर्ट फॉर्म में इसी को, जो कि मोहोरोबिकिक कहना थोड़ा सा कठिन लगता है, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में मोहो असंबद्धता के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बी आकार की घाटी क्या होती है बताएं। बी आकार की घाटी, एक नदी घाटी का आकार अंग्रेजी के वी अक्षर के जैसा होता है। ऐसी आकृति पहाड़ी भागों में अधिक विकसित होती है। ऐसी घाटी के किनारे ऊंचे व खड़े ढाल वाले पहाड़ होते हैं। यह लंबवत अपर्दन की नदी का मुख्य कारण होता है। गार्ज एवं कैनियन इसी के विकसित रूप होते हैं। बड़े बड़े से गड्ढे होते हैं और गड्ढा ऐसे पहाड़ है बगल से, पहाड़ से नदियां निकली और गड्ढे से बह करके खाई में से, यानी कि घाटी में से निकलती जा रही। तो बी आकार की घाटी इस तरीके से होती नहीं। पर्वत कभी आप देखिए पर्वत एक चोटी होती है, घाटी, छोटी घाटी, यहाँ ग्लेशियर होते हैं, यहाँ से नदी ऐसे पिघल करके निकली, नदियां ऐसा करके गिरती हैं, तो यहाँ पर आकर के क्या घाटी बन गई, फिर इससे बहती चली गई नीचे, फिर आकर के फिर चढ़ी। तो इस तरीके से क्या होता है, बी आकार की घाटी बनाती है। चलिए ये गड्ढा बी आकार बन नहीं रहा है, तो इसी घाटी, नदी विसर्ग, नदी के द्वारा ये घाटियों का निर्माण होता है। जब गिरती है तो वो गड्ढा बन जाता है, वही गड्ढा। ठीक है, पांचवा प्रश्न आपका आ चुका, गोखुर झील नदियों के द्वारा ही बनता है सब। जब विसर्प का मोड़ निरंतर बढ़ता जाता है, निरंतर आमने सामने के भागों में कटाव होता रहता है। इससे कुछ समय पश्चात विसर्प के कोने वाले किनारे आपस में मिल जाते हैं। यहाँ नदी अब सीधे बहने लगती है। विसर्प का विशाल मोड़ वाला भाग गोखुर या धनुष की भांति झील के रूप में शेष रह जाता है। यह मुख्य नदी से अलग हुआ भाग होता है। ऐसे विशाल विसर्प या गोखुराकार झीलों की आदर दशाएं मिसिसिपी नदी के निचली घाटियों में मिलता है। जैसे मान लो नदियां बह रही है, नदी बह रही है, ठीक है, नदी कैसे बहती है, सर्पिलाकार। नदी के मार्ग में कोई चीज गया, अब नदी कोई के मार्ग में कोई चीज आ गया, अब नदी अपना मार्ग बदल ली, नदी इस तरीके से बह गई। यहाँ पर भी कोई मार्ग आ गया, कोई रोग अवरुद्ध करने के लिए नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया, इस तरीके से बह गई। इस तरह नदियां इस तरीके से ऐसे बहती हैं, विसर्पाकार नदी। ठीक है, विसर्प।
अब यही चीज क्या हो जाती है कि ये नदियां बह गई यहाँ से, कुछ धारा ऐसे सीधे आकर के मान लेते बह रही है, ठीक है, कुछ धारा ऐसे बह करके गई, या फिर कुछ धारा बीच से आकर के इसी में आ गई, और यहाँ पर चूंकि कुछ चीजें हैं बाहर नहीं जा पाई, और यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है ऐसे गऊ के खुर की भांति, इस तरीके से, ठीक है। यहीं पर क्या जाता है, एक जो है गड्ढा बन गया, यहाँ मतलब गड्ढा नहीं, यहाँ पर जो एरिया में पानी आकर के भर जाता है, क्योंकि उसको बहने का इतना ज्यादा वेग नहीं है, क्योंकि वेग सारा उधर निकल गया, एक पतली सी झिल्ली निकल के यहाँ पर पानी भर दी, और ये पूरा का पूरा एरिया में पानी भर जाता है, ठीक है। ये जो गऊ का खुर मैंने आपको बताया इस तरीके से चलता है, इस तरीके से ये बीच में आप देखते हैं यहीं पानी भर जाता है, यहीं पर गड्ढे में, ठीक है, यहीं पर पानी भर गया तो ये गऊ के खुर की भांति होता है, इस तरीके से, ठीक है। गऊ का खुर ऐसे ऐसे होता है दिल टाइप का, इस टाइप का ऐसे एरिया बन जाता है, इसलिए इसको गऊ का खुर या धनुष, ऐसे धनुष जैसी आकृति इस तरीके से बन जाती है, ये धनुष, ठीक है। या ऐसे देखिए ये धनुष, ये बन रही है, ये धनुष बन रहा है, ठीक है। अब यहीं पर क्या हो जाता है, फिर एक सीधी रेखा यहीं से चली जाती है ऐसे करके, अब बीच वाला जो एरिया होता है यहाँ पर पानी भर जाता है, यहाँ पर पानी पूरा भर जाता है, तो गऊ के खुर के समान देखिए ये हो बन करके जा करके तैयार हो जाता है, इसीलिए इसको गौखुर झील कहते हैं, ठीक है। मिसिसिपी नदी में निचली घाटियों में ऐसे प्रकार के झीलों का निर्माण खूब हुआ है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, जलोढ़ पंख क्या है। देखिए पर्वत पदीय भाग, पर्वत पदी मतलब कि पर्वत का जो निचला भाग होता है उसको पर्वत पदीय भाग कहते हैं, पद माने होता है निचला वाला भाग, तो पर्वत पदीय भाग का मतलब होता है पर्वत के नीचे वाला भाग। पर्वत पदीय भागों में नदी त्रिकोणाकार या पंखाकार जमाव बिछाती है, त्रिकोणा यानी कि पंखाकार यानी कि त्रिकोणाकार जाल बिछाती है, मतलब ऐसे कट पिट करके बहती है। छोटी छोटी सरिताएं यानी छोटे छोटे नाले से मान लेते हैं नदी निकली वहां से पर्वत के ऊपर से खूब तेज गति से, और वहां पर आकर नीचे गिरी, फिर नीचे गिरी, कुछ धारा इधर भाग गई, कुछ धारा इधर भाग गई, कुछ इधर भाग गई, कुछ इधर भाग गई, कुछ इधर, इस तरीके से देखिए पंजाकार या त्रिकोणाकार, कभी कभी तीन धाराएं बन गई तो त्रिकोणाकार, तीन कोण मतलब कि ये एक कोण ये में गई, देखिए त्रिकोणाकार मतलब क्या होता है, एक इधर से कोण गया, ठीक है, एक ये कोण एक ये कोण त्रिकोणाकार, ये एक दो इधर से कोण निकल गई, तो इस तरीके से क्या होता है, कुछ इधर धारा कुछ उधर धारा, तो एक त्रिकोणाकार या फिर पंजाकार, पंजे की भांति से नदी यहाँ से मान लेती है, ये हाथ में रहा है, ये हाथ यहाँ से आ रहा है बढ़िया से, ठीक है, एक धारा यहाँ का ये निकल गई, एक खड्डी से इधर, एक खड्डी से इधर, एक खड्डी से इधर, बीच में जगह थोड़ी थोड़ी खाली रह गई, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, नदियां यहाँ पर पंजा का डेल्टा भी आप देखते बन रहा है, ये पंजा, समझ रहे हैं ना चीजों को, तो वही होता है जलोढ़ पंख, पंख का निर्माण कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है, पंखाकार जाल जमा बिछाती है। छोटी सरिताएं और नाले शंकु की आकृति के तेज ढाल वाले त्रिकोणाकार जमाव करते हैं, इन त्रिकोणाकार निक्षेपों को ही जलोढ़ पंख कहा जाता है। यहीं पर जो जितना भी चीजें जमा हो जाती हैं जो है बीच बीच में एरिया में, ठीक है, उसी को जलोढ़ पंख कहा जाता है। जलोढ़ शंकु भी कहते हैं इसी को। इसका क्षेत्रफल कम होता है एवं इनके सभी किनारों पर ढाल अधिक रहता है। यह प्रायः छोटी श्रेणियों के निचले भागों में घाटियों के मैदानी भागों में प्रवेश से पहले बनते हैं। विंध्याचल व मध्य भारत की पहाड़ियों की तलहटी व निचले ढालों में ऐसे जलोढ़ शंकु देखे जा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न है समान विसर्पी मोड़। देखिए जब नदी अपने प्रथम अपर्दन चक्र के समय विसर्प का निर्माण करती है तो उसे समान विसर्प कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से नदी के क्षैतिज अपर्दन के द्वारा होता है। समान विसर्प के निर्माण के लिए कुछ समान दशाएं होती हैं जिनके सुलभ होने पर ही विसर्प का निर्माण हो सकता है। ये दशाएं निम्न है। पहली दशा ये कि विसर्प के निर्माण के लिए प्रौढ़ नदी में इतना बोझ होना चाहिए कि नदी निक्षेप के साथ ही कुछ क्षैतिज अपर्दन भी कर सके, ठीक है। इसी को समान विसर्पी मोड़ कहते हैं। नदियां जो बाढ़ के मैदान में प्रवाहित हो रही हैं उनके प्रवाह में बाधा का आना आवश्यक होता है। बाधा नहीं आएगी तो फिर ऐसे में विसर्पी मोड़ नहीं बनेंगे। सांप की भांति से अगर मार्ग में बाधा आ गई, नदी बह रही है तो उसके सामने अगर कुछ चीज नहीं आएगा तो सामने सीधे सीधे बहते चली जाएगी, लेकिन जब सामने उसके एक बाधा आएगी उस नदी को रोकने के लिए तो नदियां ऐसे इस तरीके से बहकर के भी इस तरीके से जाएगी, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से क्या होगी, ऐसे करके वो एक सांप की भांति ऐसे लपलपाती हुई बहती चली जाएंगी। इसी को विसर्प कहते हैं। विसर्प माने कि इस तरीके से बहना नदियों का। अब सीधे बहेंगी तो विसर्प कहाँ बनेगा, गोखुर झील कहाँ बनेगा। तो नदियां ऐसे बहती इस तरीके से गई, फिर इस तरीके से आई, फिर इस तरीके से गई, इस तरीके से, ठीक है, और यही चीजें चलती, तो इसी को विसर्प कहते हैं नदी का, ठीक है। तो बाधा आती है, इससे उसके प्रवाह में छोटे छोटे समान मोड़ पड़ जाते हैं, इसी मोड़ को समान विसर्पी मोड़ कहा जाता है। आगे देखेंगे, सामान्य मोड़ों के आंतरिक भाग उत्तल किनारे पर निक्षेप तथा बाह्य भाग अवतल किनारे के कटाव के कारण घुमाव बढ़ता जाता है तथा सामान्य विसर्पों का निर्माण हो जाता है। स्पष्टतया विसर्प के निर्माण तथा विकास के लिए निक्षेप तथा कटाव दोनों कार्य महत्वपूर्ण है। नदी विसर्प की चौड़ाई नदी की चौड़ाई की अपेक्षा
15 से 18 गुनी अधिक होती है। विसर्प के विकास के साथ साथ उसका नदी के निचले भाग की ओर स्थानांतरण होता जाता है, और इस तरीके से मैंने आपको समझाया। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है गीजर। गीजर क्या होता है इसके बारे में बताएं। देखिए, गीजर या उष्णोत्स एक प्रकार का गर्म जल होता है। ठीक है, गीजर मतलब क्या होता है, जैसे ठंडी के महीने में गर्म गर्म पानी जिसमें निकलता है। ऐसा नहीं है कि गीजर केवल आप घर में लगवा लेते हैं, कृत्रिम बना लिया है गर्म पानी करने वाला, तो उसी को गीजर कहते हैं। गीजर प्राकृतिक रूप से तमाम गीजर मौजूद है जो जहां पर पानी गर्म गर्म आपको मिलता है। इसमें समय समय पर गर्म जल तथा वाष्प निकलती रहती है। बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर के कुछ अवकाश के बाद गर्म जल कुछ ऊंचाई तक निकलने लगता है। ज्वालामुखी की क्रिया के इस गौण रूप को ही गीजर कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के छोटे छोटे रूप होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं से जल भी बाहर कभी कभी निकलता है। ऐसे एरिया जो यहाँ पर छेद बच जाता है तो वहां से जल निकलता है। ठीक है, तो उसी जल गर्म गर्म निकलता है ज्वालामुखी के होने से। एक विद्वान कहता है कि गीजर गर्म जल के स्रोत होते हैं जिनसे अवकाश के बाद गर्म जल तथा वाष्प तीव्रता से निकला करती है। कभी कभी इनकी ऊंचाई सैकड़ों फीट तक हो सकती है, मतलब गीजरों की। दूसरे शब्दों में गीजर साविराम गर्म जल के स्रोत होते हैं, यानी यहाँ पर हमेशा गर्म जल पाया जाता है जो कि समय समय से अपने मुख से गर्म जल की फुहारें तथा वाष्प लगातार छोड़ते रहते हैं। ठीक है, तो गर्म जल छोड़ते रहते तो गीजर होता है। ज्वालामुखी का छोटा भाई या ज्वालामुखी जो है वहां से लावा निकलता है, लावा ठंडा हो चुका है तो लेकिन अभी भी जो वहां से जल निकलता है बाहर, तो वही को गीजर कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी निकलेगा तो फिर ज्वालामुखी तो यानी लावा हो गया, मैग्मा हो गया, लेकिन वहीं से गर्म हवाएं या गर्म जल भी निकलता है अगर बाहर, तो वही गीजर कहलाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। जलप्रपात क्या है? जलप्रपात को झरना कहा जाता है। ठीक है, देखिए, अतः जब नदी के मार्ग में कठोर चट्टान या बाधा आने से प्रपाती या लंबवत ढाल बन जाता है तो झरना या प्रपात बन जाता है। जैसे नदी बह रही है, नदी के ऊपर से झरना नहीं समझते, झरना को ही जलप्रपात कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा पर स्थित विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा प्रपात सेंट लॉरेंस नदी घाटी में महान झीलों के क्षेत्र में ऐसा निर्मित है। ऐसा ही झरना आपको दिखता है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन पर्वत के पूर्वी ढाल की ओर और ऐसे ही क्रम से झरने पाए जाते हैं। इसे ही प्रपात रेखा के झरने कहते हैं या जलप्रपात कहा जाता है। झरना जो जैसे पहाड़ियों से गिरते हैं खूब तीव्र गति से, जैसे पहाड़ी से जल वालते हैं, पहाड़ी है, यहाँ से जल जो है, यहाँ से जो है ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघल रहा है, ये गिर रहा है, यहाँ से गिरे खूब तीव्र गति से नीचे गिरता है, यहाँ पर पहाड़ी से नीचे, ये झरना होता है। ठीक है, झरझर झरझर नीचे गिरता है पानी, झरना होता है खूब। तो कभी कभी ऐसे ऐसे झरने कभी कभी हैं, लगता है कि पानी जैसे पानी ऊपर चढ़ रहा है पहाड़ के, तो गिर नीचे रहा होता है, लगता आपको है ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, तो यही प्रपात यानी जलप्रपात यानी झरना होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, अफवाह प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, किसी भी प्रदेश या क्षेत्र में अफवाह तंत्र के ज्यामितीय आकार तथा सरिताओं की स्थानिक व्यवस्था को अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। जैसे मान लेते नदी बह रही है, अब गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली और इसी से बह रही है, आकर के बह रही है। अब गंगा नदी डायरेक्ट गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नहीं निकलती, अलकनंदा और भागीरथी नदी आकर के जब मिलती तो गंगा बनती है। फिर आकर के उससे तमाम नदियां, ऐसे यहाँ से कुछ नदी मिली, दो नदी मिली, यहाँ से एक नदी आकर के मिली, फिर इधर से नदी आकर के मिली, वो जो नदी आती सब गंगा में मिलती है। यमुना नदी, उधर से हिंडन, कोसी, तमाम नदियां आकर के गंगा से मिलती रहती है और गंगा उन सभी धाराओं को, सरिताओं को मिला करके आगे बढ़ती रहती है। तो गंगा नदी एक तो अपनी सीधी रेखा में बह ही रही है, ये सीधी रेखा में गंगा मार्ग से बह रही है, लेकिन इसी गंगा नदी के आसपास के इलाकों से तमाम प्रकार की सरिताएं, नदियां और जाकर के गंगा नदी से मिलती रहती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ इधर से, कुछ ऊपर से, कुछ इधर से आती रहती है और नदियां मिलती रहती है। तो इस तरीके से जो केवल इतना ही इसका प्रतिरूप नहीं होगा अफवाह, जितना भी नदी का पूरा ये जहां से नदियां और भी आ रही है, पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया जो होता है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या बोलते हैं बेटा? अफवाह प्रतिरूप। यानी उसकी नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके द्वारा बनाई गई पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसी को अफवाह प्रतिरूप है। ये पूरे के पूरे एरिया को अफवाह प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। बोलो कि समझ में आ रहा है गुरुजी? और फटाफट से लाइक कर दो भाई, शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए, को करिकुलर मास्टर चैनल को लाइक जो है आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे दूसरा चैनल बीए क्रेकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अफवाह प्रतिरूप यही है। किसी भी प्रदेश की सरिताओं की अवस्थिति, संख्या तथा प्रवाह दिशा, उस क्षेत्र के धरातलीय ढाल, संरचनात्मक नियंत्रण, शैलों की विशेषताओं,
विवर्तनिक कारकों तथा हलचलों, जलवायु संबंधी दशाओं, वनस्पति संबंधी विशेषताओं आदि पर निर्भर करती है। हॉर्नबरी नाम के विद्वान है, कहते हैं कि अफवाह प्रतिरूप से आशय उस विशेष योजना से होता है जिसका निर्माण एक नदी की धाराओं के द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता है। प्रोफेसर सविंदर सिंह ने लिखा कि किसी भी प्रदेश या क्षेत्र में अफवाह तंत्र के ज्यामितीय आकार तथा सरिताओं की स्थानीय व्यवस्था को ही अफवाह प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपके लिए चीजें व्यवस्थित कर दी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न बरखान। बरखान क्या है? बरखान अनुप्रस्थ बालुका स्तूप के ही विशिष्ट रूप होते हैं। बालुका स्तूप को ही बरखान कहते हैं। इसका आकार चापाकार या नवचंद्राकार के रूप में होता है। तुर्किस्तान में ये अधिक संख्या में आपको दिखाई पड़ता है। तुर्किस्तान एक देश है, वहां पर आपको दिखता है। बरखान मुख्यतः प्रचलित पवन के अनुप्रस्थ दिशा अर्थात समकोण पर निर्मित होते हैं। इनका पवन उन्मुखी ढाल उत्तल तथा पवन अभिमुखी ढाल जो होता है वो अवतल होता है। इसके शिखर की ओर पूर्ण विकसित दो सींगे होती हैं जो कि पवन के चलने की दिशा में निकली हुई होती है। बरखान मध्य में सर्वाधिक ऊंचे होते हैं। इसका निर्माण उस समय होता है जबकि रेत की पूर्ति तथा पवन का वेग दोनों सामान्य होते हैं। सामान्य से पवन मानते हवा चल रही है जो है रेगिस्तान के इलाकों में, और वो हवा किसी बालू को उड़ा करके दूसरे स्थान पर लेकर के जाती है, तो उससे दो सींग टाइप के दो किनारे उठे उठे मिलते हैं, बीच वाला किनारा बहुत उठा हुआ मिलता है। तो ऐसे ऐसे उसी जिस तरफ से हवा चलती है ऐसे इधर से हवा आ रही है, उसी की दिशा में वो सींग ऐसे बन जाती है, ऐसे लंबी सी इधर से जैसे हवा इधर से आ रही है। ठीक है, और इधर से बालू खूब हवा में आकर के आई और बालू ने हवा को मतलब कि जब वायु की एक प्रकार से गति कम हो गई तो हवा ने इसको छोड़ दिया, तो टीला बन गया। इसी टीले में फिर हवा ऊपर से बालू गुजर रही, तो ऊपर से हवा जाएगी तो ऐसे लंबा सा बना देगी ऊपर से, फिर तो बीच में थोड़ा सा ऐसे ऊपर निकल जाएगा और फिर नीचे भी थोड़ा सा ऐसे चढ़ जाएगा, और हवा इस तरीके से आपके बहती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या एक ऊंचा सा चीज बन जाएगा। इसको अगर ऐसा केवल बन जाता, केवल ऐसा बन जाता, तो बालू का स्तूप बन जाता है। ये स्तूपों का जैसा बन गया, स्तूप बन गया। लेकिन वही चीज आगे भी ऐसे बालू चली गई हवा की दिशा में बह करके, इधर भी चली गई बालू। ठीक है, तो बालू का स्तूप का निर्माण हो जाता है, या इसी को बरखान कहते हैं। ठीक है, तो ये वायु के द्वारा बनाई गई एक स्थलाकृति होती है बालू मतलब की बरखान, बालू का स्तूप। देखिए, पवन के द्वारा रेत या बालू के निक्षेप से निर्मित टिड्डे या स्तूपों को बालू का स्तूप कहते हैं। जैसे बालू उड़ी और एक स्थान पर जाकर के बालू को छोड़ दिया गया मतलब कि हवाओं के द्वारा, जबकि हवाओं की गति कम हो जाती है तो अपने साथ बालू वगैरह वो छोड़ देती इकट्ठा। ठीक है, रेगिस्तान के इलाकों में ऐसे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो वहां पर एक स्तूप टाइप का ऐसे बालू का बन जाता है, खूब ज्यादा बालू का, इसीलिए इसको बालू का स्तूप कहते हैं। इन स्तूपों के आकार तथा स्वरूप में बड़ा अंतर होता है। यद्यपि बालू का स्तूप रेगिस्तानी भागों का प्रमुख स्थल रूप है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि बालू का स्तूप केवल रेगिस्तानी भागों में ही मिलते हैं। जहां कहीं भी शुष्क रेत सुलभ होती है, यानी कि जहां पर भी रेत आपको सूखी रेत आपको मिलेगी और तथा वहां पर हवाएं चलेंगी, पवन इतना शक्तिशाली होती है कि उनको निक्षेपित मतलब उनको उड़ा करके ले जाती है बालू को और एक स्थान पर जाकर के छोड़ देती है। तो छोड़ने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाता है, और जो जिसको छोड़ता है उसको निक्षेप कहते हैं। तो उसी निक्षेपों के द्वारा उसी बालू को उड़ा करके ले जाकर के छोड़ती है, उससे स्तूप बन जाता है। वहां पर बालू का स्तूपों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार बालू का स्तूपों का निर्माण शुष्क यानी कि सूखी और अर्ध शुष्क यानी कुछ कम शुष्क भागों के अलावा सागरीय तटीय भागों में, झीलों के रेतीले तटों पर और रेतीले क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली सरिताओं के बाढ़ के क्षेत्रों आदि में भी आपको हो सकता है। यानी कि समुद्र के किनारों पर भी ऐसे स्तूपों का निर्माण हो सकता है। ठीक है, बालू का स्तूपों के स्वरूप तथा आकार में बड़ा अंतर होता है। इनका आकार गोल भी होता है, नवचंद्राकार भी होता है और अनवृत्ताकार भी हो सकता है। अब इसी का रूप थोड़ा सा और दूसरे टाइप का हो जाता है, पवन के मुख दो सींगें निकल जाती है इसी स्तूपों पर, तो उसी को हम कह सकते हैं कि ये बरखान हो गया। ठीक है, ये सब वायु के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां होती हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, स्टेलेक्टाइट और स्टेलिग्माइट क्या होता है? कृष्ण प्रदेशों में कंदरा की छत से रिसता हुआ जल धीरे धीरे टपकता रहता है। इस जल में अनेक पदार्थ घुले रहते हैं। अधिक ताप की वजह से वाष्पीकरण होने पर जल सूखने लगता है तथा कंदरा की छत, कंदरा माने गुफा टाइप की, गुफा की छत या कंदरा की छत पर पदार्थों का निक्षेप होने लगता है, पदार्थ उस पर जमने लगते हैं। निक्षेप की आकृति पतले स्तंभ के रूप में होती है, यानी कि एक पतला एक खंभा टाइप का, जो क्रमशः फर्श की ओर विकसित होते हैं। इन्हें आकाशीय स्तंभ या आकाशच्युताश्म या फिर स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। और कंदरा की छत से टपकता हुआ जल
फर्श पर क्रमशः एकत्रित होता है। इससे फर्श पर भी स्तंभ जैसी आकृति बन जाती है। कंदरा के ऊपर अगर आकृति बनती है तो उसको बोलते हैं जो है स्टेलेक्टाइट, और उसके नीचे बनती फर्श पर उसी को बोलते हैं स्टेलेग्माइट। ठीक है, तो स्तंभ जैसी आकृति बनने लगती है। यह धीरे धीरे छत की ओर विकसित होती है। इन्हें पातालीय स्तंभ या फिर निश्चुताश्म या फिर स्टेलेग्माइट कहा जाता है। ठीक है, जो नीचे से छत की ओर जाती है उसको स्टेलेग्माइट, और जो छत से नीचे की ओर आती है, ऊपर से ऊपर छत के ऊपर जमती है, उसको स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन में अगला प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न सापेक्षिक आर्द्रता किसे कहते हैं? देखिए, वायु के किसी निश्चित तापमान तथा निश्चित आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा तथा उसकी तापमान तथा आयतन पर वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता, कैपेसिटी, इन दोनों के अनुपात को ही सापेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता माने नमी। दूसरे शब्द में वायु की निरपेक्ष आर्द्रता तथा आर्द्रता सामर्थ्य के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तापमान तथा आर्द्रता सामर्थ्य का सीधा संबंध होता है। तापमान बढ़ने पर आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाती है। अगर तापमान बढ़ेगा तो उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी। यानी कोई वायु जितना अधिक गर्म होगी वह वायु उतना ज्यादा ही जल अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखेगी। तथा तापमान के घटने पर अगर वायु के तापमान बहुत ज्यादा घट गया है, इसका मतलब उसकी आर्द्रता सामर्थ्य भी घट गई। यानी ठंडी वायु जो होती है उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम बची होती है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें जल भरा हुआ है। और जो गर्म वायु होती है उसमें जल नहीं भरा होता, इसीलिए वो अधिक से अधिक जल को अपनी तरफ ग्रहण करने का प्रयास करती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। इसी कारण सापेक्ष आर्द्रता पर तापमान का विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे तापमान जब बढ़ता है तो सापेक्ष आर्द्रता में कमी आ जाती है। यानी जब तापमान बढ़ेगा तो वायु में नमी जो होगी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और जब तापमान घटेगा तो वायु में नमी जो होगी वो बढ़ जाएगी, यानी आर्द्रता बढ़ जाएगी। सापेक्षिक आर्द्रता के कम या अधिक होने का प्रभाव वर्षा पर पड़ता है। सापेक्षिक आर्द्रता का प्रतिशत जब ऊंचा होता है, यानी जब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है, क्या होता है तब वर्षा की संभावना बहुत रहती है। यानी आर्द्रता बढ़ी हुई है, नमी वायु में है तो पानी बरसेगा। जबकि सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है, यानी कि वायु में नमी नहीं है, तो वायु मतलब की मौसम साफ होगा, मौसम शुष्क होगा, पानी नहीं बरसेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। चले अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्लास लगभग कंप्लीट होने वाली है। आप देखेंगे अगला प्रश्न क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायु मंडल की सबसे निचली परत होती है, जो हमारे जो है ऊपर विद्यमान है। देखिए, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा पर संवहनीय धाराएं उपस्थित रहती हैं। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान घटता है। 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है उसमें कमी आ जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जाते हैं, 165 मीटर अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं क्षोभमंडल में, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा। यही सामान्य ह्रास दर कहलाती है। ठीक है, किसी भी अक्षांश पर क्षोभमंडल की ऊंचाई शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म माने गर्मी की ऋतु जो मौसम होता है उसको ग्रीष्म कहते हैं। शीत ऋतु को ठंडी का मौसम, तो ठंडी के मौसम की अपेक्षा गर्मी के मौसम में अधिक होती है। क्षोभमंडल पर अक्षांश पर क्षोभमंडल की ऊंचाई ज्यादा होती है। ऋतु तथा मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल जो है, वर्षा वगैरह, आंधी तूफान या जितने भी चीजें हैं, सब कुछ आपको क्षोभमंडल में ही संपन्न होती दिखाई पड़ती, इसी मंडल में होती है। यह 1.5 किलोमीटर मोटी अस्थायी परत है। यहाँ पर इस परत में वायुमंडल के तापमान का गिरना बंद हो जाता है। क्षोभमंडल की हवा व संवहनीय धाराएं चलना यहाँ पर बंद हो जाती है। सूर्यातप, सूर्यातप मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, समझ लो, शॉर्ट फॉर्म में हो तो दीर्घ मतलब उत्तरी का था। ठीक है, सौरिक ऊर्जा को ही सूर्यातप कहते हैं। यह सौरिक ऊर्जा 1,86,000 मील प्रति सेकंड की चाल से चल करके धरातल पर पहुंचती है। निर्वार्ता के अनुसार लघु तरंगों के रूप में संचालित एवं 1,86,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से भ्रमण करती हुई सूर्य की किरणें धरातल पर पहुंचने वाली सौरिक ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। चक्रवात और प्रतिचक्रवात में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बताएं। देखिए, चक्रवात और प्रतिचक्रवात में 2 अंतर लिखे। चक्रवात में निम्न दाब केंद्र में होता है, अतएव हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं, जबकि प्रतिचक्रवात में हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। देखिए, चक्रवात में क्या होता है, निम्न वायुदाब क्षेत्र जो होता है केंद्र में रहता है, और जब केंद्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे, तो उस समय क्या होगा, निम्न वायुदाब जब केंद्र में होगा तो हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलेंगी। यानी हमेशा हवाएं जो होती हैं उच्च वायुदाब से हमेशा हवाएं निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ बहती हैं। ठीक है,
हवाएं निम्न वायुदाब क्षेत्र कहां पर बनेगा, जहां पर वायु खूब ज्यादा गर्म होगी वहां पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा। तो खूब ज्यादा गर्मी पड़ती तो वायुदाब मान लेते केंद्र बन गया है। और हवाएं बाहर से कहां पर आएंगी, अंदर की ओर आएंगी, तो चक्रवात यानी घूमने लगेगा, पानी बरसेगा, सब चीज होगी। ठंडी और गर्म हवाएं इकट्ठा मिलेंगी तो बारिश होगी, खूब झमाझम बारिश होगी। प्रति चक्रवात में क्या होता है, हवाएं केंद्र से बाहर की चलती है, क्योंकि हवाएं प्रति चक्रवात में हवाएं मतलब केंद्र में क्या होता है कि ठंडी हवा आती है, बाहर गर्म हवा होती है, ऐसे में केंद्र की हवाएं जो होती बाहर निकल जाती है, तो उससे ज्यादा बारिश की संभावना कम रहती है, मौसम साफ रहता है। चक्रवात में मौसम वर्षा होता है, मौसम में अनियमितताएं मिलती हैं, जबकि प्रति चक्रवात में मौसम साफ है, वायु स्थिर और शुष्क होती है, गर्म होती है। वर्षा के प्रकार, देखिए वर्षा कई प्रकार की होती है। वर्षा के लिए वायु का संतृप्त होकर के संघनित होना आवश्यक होता है। मैंने आपको बताया संघनित मतलब कि जो ठंडी और गर्म वायु राशि मिलती है तो संघनन होता है, जल की बूंदें बनती, मैंने बोतल के माध्यम से आपको बताया था शुरुआत में। उषांक के बाद वायु के ठंडी होने पर संघनन प्रारंभ हो जाता है। वर्षा होने के लिए वायु का ऊपर उठना बड़ा आवश्यक है। वायु 3 प्रकार से ऊपर उठती है, इस आधार पर वर्षा को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है संवहनीय वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा, तीसरा है चक्रवाती वर्षा। ठीक है, 3 प्रकार की वह वर्षा होती है। चक्रवात मैंने आपको बता दिया कि जब निम्न वायुदाब केंद्र में है, उच्च वायुदाब जो है बाहर है, तो हमेशा उच्च वायुदाब से हवाएं मतलब कि उच्च वायुदाब कहां पर होगा, बाहर होगा, क्योंकि बाहर ठंडी हवाएं हैं, अंदर गर्म हवाएं हैं। तो ऐसे ठंडी हवाएं गर्म हवाओं की तरफ आएंगी केंद्र में, तो इकट्ठा करके जो है सारी चीजें इकट्ठा होने लगेगी और केंद्र में हवाएं घूमने लगेंगी। इससे जल की बूंदों का निर्माण होगा, झमाझम बारिश होगी, तूफान भी आएगा, हवाएं भी चलेंगी। लेकिन जब इसका उल्टा करेंगे तो प्रति चक्रवात हो जाएगा, एंटी साइक्लोन हो जाएगा। तो सब चक्रवाती वर्षा ऐसे होती है। पर्वतीय वर्षा क्या होती है, पर्वत सामने है, हवाएं जा रही है ऊपर से उड़ करके, पर्वतों पर ग्लेशियर है, हवा गरम गरम है, पर्वतों से टकराई और वहां से ग्लेशियर से क्या हुआ, गरम 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 हवा थी, ठंड ठंड जो है ग्लेशियर था, टकरा गई, उसमें जाकर के पानी बन गया वहां से, और पानी झमाझम बरस गई, और पर्वत का पटा जो पर्वत है उसने हवाओं को रोक लिया और झमाझम वहीं पर बारिश हो गई। ठीक है, इसलिए पर्वत के पीछे वाले इलाकों में पानी नहीं बरसता, क्योंकि उसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, यहाँ पर पानी नहीं बरसता। ठीक है, और सामान्य वर्षा आप जानते हैं कि हवाएं गर्म होती है, गर्म हवाएं ऊपर उठती है, ऊपर उठ करके वो संघनन होता है और संघनन होकर झमाझम बारिश हो जाती है। ये हो गया बारिश का फंडा पूरा। प्रवाल भित्ति क्या होती है, समझ ले प्रवाल भित्ति, और उसके बाद फिर आपको छोड़ते हैं। प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं, देखिए प्रवाल महासागरों में मिलने वाली चूने की ऐसी चट्टानें होती हैं जो मूंगे या कोरल पॉलिप्स नामक सागरीय जीवों के कंकाल से निर्मित होती हैं। आपने शंख देखा होगा, पंडित जी लोग बजाते हैं, ठीक है, या तो शंख के अंदर जीव रहते हैं, वही शंख समुद्रों से प्राप्त होते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के और भी तमाम जीव जंतु आपको समुद्र में मिलते हैं, जिनको अंग्रेज मतलब कि जिनको जो है चाइना में या अलग अलग जगहों पर उसको सी फूड के रूप में खाया जाता है। ठीक है, तो उनके अंदर तमाम जीव रहते हैं, कोरल पॉलिप्स, इन्हीं का जो ऊपरी वाला जो खोल होता है उसी खोल से प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है, कंकाल से निर्मित होती है। महासागरों में कई समूह में बहुत सारे जीव होते हैं और एक ही स्थान पर असंख्य मूंगे निवास करते हैं। प्रवाल एक जीव होता है जो अपने चारों ओर एक चूने का खोल बना लेता है और यह अपना खोल मतलब अपना भोजन सागरीय जल से प्राप्त करता है। परंतु जब यह एक प्रवाल मर जाता है तो उसके खोल के ऊपर दूसरा प्रवाल अपना खोल बनाना शुरू कर देता है। ऐसे में एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इस तरीके से प्रवाल बहुत बड़ा होता चला जाता है। इससे समुद्रों में बड़ा मलबा इकट्ठा हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, वही मलबा जो है बहुत कठोर होता है, बहुत ज्यादा, उसको जल गला भी नहीं पाता, इसलिए एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। और इस तरीके से प्रवाल से बनने वाले द्वीपों को प्रवाल द्वीप कहते हैं। जैसे कि लक्षद्वीप जो बना हुआ है अपना, लक्षद्वीप वो प्रवाल द्वीपों से बनकर के बना, मतलब प्रवाल से ही मिलकर के बना है। उसके खोल के ऊपर दूसरा प्रवाल अपना खोल जमा लेता है और धीरे धीरे एक एक करके अनेक प्रवाल उसके ऊपर चढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इस क्रिया के लंबे समय में एक विस्तृत भित्ति बन जाती है, जिसको हम प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप सभी लोग जुड़िए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आपको एसएमएस कर देना है। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों की क्लास केवल 150 में, और केवल फर्स्ट सेमेस्टर क्लास आप लेंगे तो 100 रुपए फीस। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर वाली क्लास में आपको पूरी की पूरी क्लासेस भी शुरू से मिलती रहेंगी। तो अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम सबको लेकर के आप इसको भेज दीजिएगा। इस सेमेस्टर में उसको भी लेकर के भेज दीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही इतना लेकर के भेजेंगे आपके पास एक QR कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं, अपने घर में कोई भी आपका चलाता हो, सभी के लिए एकदम से वैध है। कोई भी इसमें फीस जमा कर सकता है। स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा। उसी ग्रुप में आपको लाइव क्लास की लिंक
वीडियो लेक्चर व्हाट्सएप ग्रुप होगा। वीडियो लेक्चर सबसे बड़ी बात है कि आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर, ठीक है। और अब आपके पास समय क्या है कि मॉडल पेपर की वीडियोस देखिए, जो रिवीजन क्लास में देता हूँ, इनकी वीडियो लगातार देखते रहे, ठीक है। सभी यूनिवर्सिटी में वही आएगा, केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का आपको 4 से 5 सब्जेक्ट जो आपके होते हैं, मेजर माइनर को करिकुलर फूड न्यूट्रिशन हो चाहे फर्स्ट एड एंड हेल्थ, तो सभी का आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपए फीस में। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं और तुरंत जो है जुड़ेंगे, आपके लिए पूरा व्यवस्था कर दी जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में। अगर आपको प्रथम और सेकंड दोनों सेमेस्टर का जुड़ना है तो आपके लिए फीस 150 हो जाएगी, यानी कि 50 रुपए की छूट। अगर 2 सेमेस्टर का एक साथ जुड़ेंगे तो 150 रुपए लगेगा, अलग अलग जुड़ेंगे तो 200 रुपए लग जाएंगे। लेकिन अगर पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर पूरा 6 महीने तक 2026 जून जुलाई तक आप पढ़ेंगे, उसमें आपको जुड़ना है तो आप 150 लेकर के फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर का जुड़ सकते हैं। ये ऑफर केवल सीमित है, कम समय के लिए, तो इसको जुड़ेंगे तो आप ही का फायदा होगा, आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें आप जैसे राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, महासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजी प्यारे बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, इसके अलावा चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय। ऐसे आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, प्रोफेसर रज्जू भाई स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, या फिर बिहार के सारे विश्वविद्यालय, राजस्थान के विश्वविद्यालय, उत्तराखंड के, झारखंड के, या और तमाम प्रकार के राज्यों के जो विश्वविद्यालय हैं जिनकी परीक्षा एनईपी के अंतर्गत होती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सिलेबस आया है, उन सभी बच्चों के लिए यह सिलेबस हमारा वैध है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से प्यार दुलार हमेशा बना रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ऐसे अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखिएगा।